नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर से जुड़ा हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है पंजाब से जुड़ी। जी हां, जहां पर सरकार आखिर किसानों से दूरी, क्या है मजबूरी, क्यों किसानों से बातचीत या यूं कहें कि वार्ता में सहमति नहीं बन पा रही है, क्या कुछ है किसानों की मांगे जिन पर सहमत नहीं है भगवंत मान, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है घुसपैठियों से जुड़ी, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जी हां, जहां पर अभी एक सवाल इस वक्त नजर आ रहा है कि क्या घुसपैठियों से मुक्त होगी दिल्ली, क्योंकि डबल इंजन की सरकार यानी कि राज्य सरकार, इस वक्त दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिलकर के लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से हो रही है कार्रवाई, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां कनाडा और मैक्सिको को एक बार फिर से मोहलत ट्रंप की तरफ से दी गई है। 25% टैरिफ लगाने की जो बात थी उसमें अब 1 महीने का और समय दे दिया गया है। 1 महीने के लिए फैसला टाल दिया गया है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों दी गई है मोहलत कनाडा मैक्सिको को, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज न्यूज पंच की। और न्यूज पंच की शुरुआत करते हुए सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर का, जहां तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का जो रास्ता है वो अब साफ हो चुका है। जी हां, 26/11 मुंबई हमले के आरोपी को इस वक्त तगड़ा झटका लगा है। उसने एक अपील डाली थी यूएस कोर्ट में, जिसके बाद में उसकी अपील को खारिज कर दिया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अपील खारिज हो चुकी है, यानी कि याचिका में प्रत्यर्पण पर रोक की गुहार इस वक्त लगाई गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से, लेकिन इस याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है अमेरिकी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जिसके बाद में अब सीधे तौर पर हम देखें तो अब तहव्वुर राणा के भारत आने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है और बहुत जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा और भारत ला करके आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो गुनाह है उन सभी गुनाहों का सीधे तौर पर हम देखें तो अब इंसाफ होगा। तो 26/11 मुंबई हमले के आरोपी को इस वक्त तगड़ा झटका लग चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर तहव्वुर राणा की क्राइम कुंडली क्या है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। मुंबई में हुए 26/11 हमले का दोषी है तहव्वुर राणा, जो कि इस वक्त यूएस में है और वहां पर पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है तहव्वुर राणा। और 26/11 में जो हमले हुए थे भारत में उसमें भी मुख्य आरोपी है। इसके साथ ही राणा का आतंकी हमले की योजना बनाने के लिए और साथ ही अंजाम देने में काफी अहम रोल अभी तक देखने को मिला है, लेकिन अभी तक ये भारत में पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राणा का संबंध लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कोलमैन हेडली से सीधे तौर पर था। तो पूरी क्राइम कुंडली क्या है तहव्वुर राणा की, वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। हेडली की मुंबई हमलों की योजना में मुख्य भूमिका थी, जो मुंबई में हमले हुए थे 26/11 के, उसमें मुख्य भूमिका थी। हेडली के बचपन का दोस्त है तहव्वुर राणा और यहीं से ये कहीं ना कहीं हम देखें तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई, जिसके बाद में अब 2009 में राणा अमेरिका में गिरफ्तार उसे किया गया था और गिरफ्तारी के बाद में वो अभी वहीं पर है, वहीं पर केस चल रहा है। और अभी हाल ही में अगर हम देखें 2011 में शिकागो की एक अदालत में राणा पर मुकदमा भी चला था। और अब हाल ही में अगर हम देखें तो जो याचिका दायर की गई थी प्रत्यर्पण को लेकर के, उस याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। बताएंगे विस्तार से आपको, लेकिन सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ गए ताज़ा जानकारी के साथ। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? तहव्वुर राणा के भारत आने का जो पूरा रास्ता है वो अब कहीं ना कहीं साफ हो चुका है और बहुत जल्दी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा और गुनाहों की सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पे जो भारत के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो इस खबर से काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि एक लंबा संघर्ष चला था। भारत की लगातार ये कोशिश रही थी कि तहव्वुर राणा का जो अपराध था वह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरह से टेररिस्ट नेटवर्क काम कर रहा है इसका भी उसके एक्स्ट्राडिशन से खुलासा होगा। क्योंकि तहव्वुर राणा ने जो रेकी की थी 2005 से 2006 के बीच में और उसके बाद 2008 में जो घटना को अंजाम दिया, उसने
उसने न सिर्फ भारतीय जो लोग हैं उन पर, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं, कहाँ कहाँ वो गैदर करते हैं, कहाँ कहाँ जो वो बैठते हैं, कहाँ कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों की उसने रेखी की थी। तो इस लिहाज से देखें तो एक भारतीय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की एक बहुत बड़ी जीत है, और न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी की, बल्कि एक डिप्लोमेटिक जो हमारा पूरा जो संस्थान है, डिप्लोमेटिक जो हमारा पूरा प्रयास है, उसकी भी एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि एक तहव्वुर राना एक बहुत ही शातिर किस्म का आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, और उसने वहां इमिग्रेशन ऑफिस भी खोल चुका था कनाडा में, और उसके माध्यम से वो आतंकवादी संगठनों को, लश्कर ए तोयबा हो चाहे अलकायदा, उन सारे लोगों की मदद करता था। उसी संस्था के माध्यम से उसने डेविड हेडली को भी, भारत कोलमैन को भारत भेजा था, और उसने भी आकर यहाँ रेकी की थी कि कैसे कैसे उस पूरी घटना को अंजाम दिया जा सके। तो इस लिहाज से देखें तो यह एक बहुत बड़ी जीत न सिर्फ भारत के लिए है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फरवरी में वाशिंगटन डीसी गए थे और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप को समझाने में सफल रहे थे किस तरह से उसका कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, और डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि उस इविल को भारत एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक नया चैप्टर खुला है, जिसमें कि भारत को पता चलेगा कि किस तरह से आईएसआई नेटवर्क भारत में काम करता है, और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो उसको भारत लाया जाएगा, और इस पूरे मामले में आगे की जांच भी की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और जी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पार्टी की सिर्फ पंजाब में सरकार बची है, और पंजाब में 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में इन दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सुर किसानों को लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल पंजाब में इस वक्त हम देखें तो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का कहना है कि वो किसानों के धरने से लोगों को परेशानी होती है, और किसानों के साथ जो टकराव है उससे सीधे तौर पर विपक्ष को मौका मिल रहा है। फिलहाल बीते कल की अगर हम बात करें तो किसानों ने आपात बैठक लुधियाना में बुलाई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, और साथ ही एक तरह से देखें तो भगवंत मान को एक चुनौती भी दे दी गई है। करेंगे बात इसको लेकर पंजाब में सरकार वर्सेस किसान को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किसानों के धरने की कुछ अहम तस्वीरें। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों की आपात बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए थे, वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। जहां आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक धरना दिया जाएगा। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके घरों के बाहर ये धरना देने की बात कही गई है 10 तारीख को, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सीधे तौर पर ओपन डिबेट का चैलेंज भी किसानों की तरफ से दे दिया गया है कि आप आइए, और खुली चुनौती दी है। और इस खुली चुनौती में 5 किसान शामिल होंगे। 15 मार्च को बहस की चुनौती दी गई है किसानों की तरफ से चंडीगढ़ में। साथ ही आपको बता दें कि 15 मार्च को अगली बैठक भी होनी है, और सीधे तौर पर हम देखें तो अब कहीं ना कहीं किसान वर्सेस सरकार सीधे तौर पर पंजाब में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आपात बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही पंजाब की राजनीति में इस वक्त काफी घमासान देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में मार्च रोकने पर किसान कहीं ना कहीं भड़क गए थे, और जिसके बाद में कल आपात बैठक भी हुई। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी को लेकर के, और कई सारी मांगे किसानों की तरफ से हैं। इसके साथ ही किसानों के समर्थन से ही आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आई थी पंजाब के अंदर, क्योंकि जब ये चुनाव अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उसमें आम आदमी पार्टी ने किसानों का साथ दिया था, लेकिन अब यू टर्न नजर आ रहा है। किसानों ने ही अब सीधे तौर पर हम देखें तो पंजाब के मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी है खुली बहस की, या यूं कहे कि सत्ता में आने के बाद में भगवंत मान अब यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो किसानों के भविष्य की बात करते थे, किसानों के साथ की बात करते थे, समर्थन की बात करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों से काफी दूरी भगवंत मान की नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ में इस वक्त और नायब सैनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको एक बार सुनाते हैं। पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला। तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको
मजबूत करने का काम करें। तो नायब सिंह सैनी को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भगवंत मान किसानों पर लाठी ना चलाएं, बल्कि उनको सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी मांगों को सुने। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनुज, पिछले कई दिनों से पंजाब में काफी हलचल देखने को मिल रही है और साथ ही हम देखें तो 2 साल बाद अब विधानसभा के चुनाव भी हैं पंजाब में, और ऐसे में आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि भगवंत मान सरकार जो है घिरती हुई नजर आ रही है किसानों के मुद्दे पर खास तौर पर। कृतिका, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों। हम जानते हैं ये कोई नई स्थिति, आज की स्थिति नहीं है, ये सालों से स्थिति बनी हुई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी है। आप विधानसभा चुनाव का पंजाब का घोषणा पत्र उठाकर देखिए, आम आदमी पार्टी का क्या क्या बड़े वायदे और दावे किए थे। इन्होंने कहा था कि हम राज्य की एक कृषि नीति बनाएंगे पंजाब की अलग, जिसमें हम किसानों की खरीदारी करेंगे। उन्होंने कानून बनाने की बात कही थी, गारंटी दी थी कि इनकी फसलों को खरीदा जाएगा, खास तौर पर धान की फसलों को। लेकिन अब तो कई साल सरकार को बने हुए हो चुके हैं, आखिर क्यों किसान अभी भी सड़कों पर है। अब सवाल सबसे बड़ा यही कृतिका उठता है कि क्या सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे और वायदे आम आदमी पार्टी की जो सरकारें हैं लगातार करती रहती हैं अलग अलग राज्यों के अंदर। जैसे दिल्ली के अंदर हुआ था, वो ही हशर अब पंजाब के अंदर देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि एक नई कृषि नीति तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जो पंजाब के अंदर जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनको मुआवजा देंगे, कर्जा माफ करेंगे, बिजली के बिल माफ करेंगे। आखिर वो सारे वायदे कहां गए। और सबसे बड़ी बात तो 3 मार्च को अभी जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, उनकी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री उस बैठक को बीच में छोड़कर चले गए थे कृता, जिसके बाद सबसे ज्यादा वहां के किसान नाराज हैं। वहां के किसानों का कहना है कि बैठक की बात तो छोड़िए, आप बैठक बीच में छोड़कर चले जाते हैं, इससे बड़ा किसानों का अपमान और क्या होगा। तो कुल मिलाकर आज की जो स्थिति पंजाब के अंदर किसानों और सरकार के बीच टकराव की बनी है, कहीं ना कहीं ये सारी स्थिति पंजाब सरकार के कारण ही बनी है। यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो जो आम आदमी पार्टी यूं कहे कि भगवंत मान कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन किया गया था और उसके बाद ही सत्ता में आए, अब उन्हीं किसानों से दूरी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और ये दूरी, ये जो किसानों से दूरी है, आगे आने वाले समय में और भारी पड़ती हुई भगवंत मान पर नजर आ सकती है। अनुज, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए थे, उसके विरोध में जब दिल्ली की चारों तरफ सीमाओं पर धरना प्रदर्शन था, तो आम आदमी पार्टी उकसाने का काम क्या कर रही थी किसानों को। इस तरह के बड़े सवाल विपक्ष ने बार बार लगातार विपक्ष की तरफ से उठे थे, सत्ता पक्ष की तरफ से उठे थे, हरियाणा सरकार की तरफ से उठे थे। किसानों के अंदर किसानों को सुविधाएं दी जा रही थी, केंद्र सरकार समझाने का काम कर रही थी और पंजाब सरकार जो है उकसाने का काम कर रही थी। यही वो सब बड़े सवाल है कि किसानों के नाम पर राजनीति करना तो आसान है, लेकिन किसानों के मुद्दों को हल करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना निश्चित तौर पर क्या पंजाब की सरकार, भगवंत मान सरकार चाहती थी। और शायद आज ये टकराव की जो स्थिति बनी है, आज भगवंत मान सरकार से ये सुलझ नहीं रही है, लगातार उलझती जा रही है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर जब वायदे किए जाते हैं तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ऐसे में देखना होगा कि पंजाब के अंदर किसान वर्सेस सरकार की जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति खत्म होगी या नहीं होगी। टकराव की स्थिति करेंगे विस्तार से बात इसको लेकर भी, और नजर हमारी लगातार इस पर बनी हुई है। लेकिन इसी के बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रही है हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, जिसका असर दिल्ली में नजर भी आ रहा है। और अब डबल इंजन की सरकार अवैध बांग्लादेशियों पर भी कार्रवाई करके दिल्ली को उनसे मुक्त करने की पूरी योजना बना दी गई है, जिसके तहत कार्रवाई भी लगातार अब की जा रही है। दिल्ली में घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और साथ ही अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में फर्जी राशन कार्ड की भी जांच की जाएगी। दरअसल दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली से वापस भेजने के लिए दिल्ली में एक अभियान की रूपरेखा पूरी तैयार की गई है।
और इससे पहले दिल्ली में चुनाव के समय भी अवैध घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो काफी जोरों शोरों से उठाया गया था, जिसके बाद अब डबल इंजन की सरकार एक्शन मोड में है। करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक नजर इस खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं। तो एक्शन में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार नजर आ रही है और इस वक्त ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश इस वक्त दे दिए गए हैं इस कार्रवाई को लेकर के कि जल्द से जल्द जो फर्जी दस्तावेज है उनकी जांच की जाए। गृह मंत्री के निर्देश के बाद में दिल्ली पुलिस इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली में बैठक भी हुई थी गृह मंत्री के साथ में और उस बैठक के बाद में ये एक्शन पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ वेरिफिकेशन अभियान इस वक्त चल रहा है। जो कॉलोनियां हैं वहां पर जाकर के पुलिस उनके कागजों की जांच कर रही है। अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को भी अभी हाल ही में पकड़ा गया है और उन्हें अब कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। और पंजाबी बाग इलाके में ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे, जिनके पास में हम देखें तो ये अवैध बांग्लादेशी हैं और इनका जो समय है या यूं कहें कि जो वीजा है वो भी पूरा हो चुका है। वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से दिल्ली के अंदर ये लोग रह रहे थे, जिनका जब अभियान चलाया गया तो इस अभियान के दौरान ही इनको पकड़ा गया है। सजल मियां और मोहम्मद अली के रूप में दोनों घुसपैठियों की पहचान हुई है, जिसके बाद में अब कार्रवाई जो है वो आगे की जाएगी। एक बांग्लादेशी नागरिक को निर्वासित भी किया गया है। तो सीधे तौर पर एक्शन में इस वक्त दिल्ली सरकार नजर आ रही है, लेकिन वहीं केंद्र सरकार भी लगातार एक्टिव मोड में है इस खबर को लेकर। दूसरे को निरुद्ध केंद्र भेज दिया गया है, जो 2 बांग्लादेशियों को इस वक्त पकड़ा गया है। इसके साथ ही संगम विहार इलाके और आसपास के इलाकों में ये ड्राइव चलाई गई है। ये अभियान पूरा बांग्लादेशियों को के विरुद्ध जो ये अभियान है वो चलाया गया है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए ये अभियान इस वक्त लगातार चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अभी हम बीते कुछ दिन पहले देखें तो अमित शाह की तरफ से एक बैठक भी की गई थी, जिसमें सीधे तौर पर गृह मंत्री ने ये समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा भी इसमें मौजूद रही। साथ ही 28 फरवरी को ये बैठक हुई थी। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति का पूरा जायजा इस बैठक के जरिए लिया गया था, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी मौजूद रही थी। साथ ही दिल्ली पुलिस के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। इस बैठक में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा नजर आया, उस पर सीधे तौर पर चर्चा की गई। साथ ही इस मुद्दे को लेकर के सख्ती से निपटने की बात अमित शाह की तरफ से की गई है और इस बैठक के बाद ही कहीं ना कहीं अब असर उसका नजर आ रहा है। बांग्लादेशियों के खिलाफ ये इस वक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा ने भी हाल ही में ये बात कही कि राशन कार्ड की भी अब जांच की जाएगी। दिल्ली के अंदर जो फर्जी राशन कार्ड है, अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के राशन कार्ड का जो पूरा मामला था उसको उठाते हुए प्रवेश वर्मा नजर आए और प्रवेश वर्मा ने इसके साथ ही पूर्व की जो सरकार है उस पर भी आरोप लगाया, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर भी फर्जी जो राशन कार्ड है वो बांटने का एक बड़ा आरोप लगाया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली के अंदर जल्द ही जो है वो जांच की जाएगी फर्जी राशन कार्ड्स की और जो पुराने राशन कार्ड हैं उनको निरस्त करके दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। फर्जी कार्ड कैंसिल करके दिल्ली वालों को नए राशन कार्ड दिए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी सीधे तौर पर जांच की जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, जो एक तरह से हम देखें तो दिल्ली के अंदर अवैध घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो चुनावों के दौरान भी नजर आया है और अब चुनाव होने के बाद में जब दिल्ली में नई पार्टी आ चुकी है सत्ता में, उसके बाद में अब सीधे तौर पर हम देखें तो लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, खासतौर पर डबल इंजन की सरकार के दौरान। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस समय दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था उस समय दिल्ली के एलजी ने ये आदेश दिए थे कि दिल्ली में जितने भी संदिग्ध बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए, उनको खंगाला जाए और किस किस इलाके में रहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए थे और चुनाव के वक्त से ही दिल्ली पुलिस ने उस कार्रवाई में जुट गई और एक तरीके से बांग्लादेशी लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं उनकी पहचान करने की शुरुआत कर दी थी। और अभी जो मामला है वो संगम विहार के इलाके का मामला है, जहां की दिल्ली पुलिस को जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए के रूप में एक बड़ी कामयाबी मिली है और अभी तक की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में काफी संख्या में जो संदिग्ध लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस मामले में दिल्ली में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में इस बात की चर्चा हुई थी कि जितने भी बांग्लादेशी या अवैध रूप से जो रोहिंग्या लोग रह रहे हैं या संदिग्ध लोग रह रहे हैं उनकी तत्काल पहचान की जाए। उसके पहचान के लिए 2-3 तरीके सरकार की तरफ से अपनाए गए थे, जिसमें सबसे जो पहला तरीका था वो सीडीआर रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट के जरिए
उनकी पहचान शुरू हुई थी और इसके अलावा उनकी जो जांच पड़ताल शुरू हुई, जैसा कि आपने बताया कि आधार कार्ड के जरिए भी उनकी जांच पड़ताल शुरू हुई। इसके अलावा जो मनी एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज के जरिए भी उनकी जांच पड़ताल शुरू हुई कि आखिरकार ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और किन किन खातों में उनका पैसा जा रहा है। तो एक तरीके से जो पूरी सघनता के साथ उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है और ऐसे भी लोगों की तलाश की जा रही है जो कि अवैध रूप से ऐसे लोगों को बाहर से बुलाते थे और यहाँ पर उनका दस्तावेज तैयार करवाते थे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में इस वक्त धीरज नजर आ रही है, इस एक्शन के बाद में अब दिल्ली बहुत जल्दी अवैध घुसपैठियों से मुक्त होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और ब्रेक की उस पर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिनों के लिए टाल दिया है। दरअसल ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे लागू होने से एक दिन पहले ही ट्रंप ने 30 दिनों के लिए एक बार फिर टाल दिया है। इससे पहले भी ट्रंप ने फरवरी में कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ लगाया था, लेकिन उन्होंने तब भी उसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया था उस फैसले को भी, और अब एक बार फिर से 30 दिन की मोहलत मैक्सिको और कनाडा को मिल चुकी है। ट्रंप की इस मोहलत पर कनाडा और मैक्सिको ने उनकी तारीफ भी की है। आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद कनाडा ने भी अमेरिका के $20.5 बिलियन के सामान पर टैरिफ लगा दिया था। करेंगे इसको लेकर बात, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो तेवर हैं वो इस वक्त नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार की कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, कोई छूट नहीं दी जाएगी, अब उसमें 30 दिनों की मोहलत दी गई है। मैक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% शुल्क का जो फैसला था उसे फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टाल दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही कनाडा को 1 महीने का समय दिया गया है। कनाडा और मैक्सिको दोनों को ही 1-1 महीने का समय दिया गया है। 30 दिन का ये समय है उनके पास में, और अब ऐसे में मैक्सिको राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। हालांकि ये सवाल इस वक्त लगातार बन रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, दोबारा से एक बार फिर से यूटर्न। फरवरी के बाद दूसरी बार टैरिफ में ये राहत 1-1 महीने के लिए दोनों देशों को दी गई है। व्यापार समझौते के अनुरूप वस्तुओं पर ही छूट मिलेगी। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे थे कि ना तो किसी प्रकार की छूट दी जाएगी और ना ही किसी प्रकार की मोहलत दी जाएगी। इसके साथ ही टैरिफ का जो वॉर है उसमें कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है उस पर सीधा असर देखने को मिला। टैरिफ पॉलिसी में बार बार बदलाव से अनिश्चितता बढ़ती हुई नजर आई है। खासतौर पर अमेरिकी शेयर बाजार की अगर हम देखें तो भारी गिरावट वहां पर दर्ज की जा रही है। जो लोग अपना शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं उनको काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही नेस्डेक 10% से ज्यादा नीचे आ चुका है, और नेस्डेक की अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों का पैसा इसमें लगा है। S&P की अगर हम बात करें तो 500 और डॉ जोन्स में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से टैरिफ को लेकर के बार बार बदलाव हो रहा है और टैरिफ वॉर को लेकर के सीधे तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर, और अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों में काफी चिंता है। टेक सेक्टर, मेटल्स और ऑयल कंपनियों पर सीधे तौर पर दबाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय शेयर मार्केट पे क्या कुछ असर है वो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां आपको बता दें कि इस वक्त सेंसेक्स ओपनिंग की हम आपको बता रहे हैं 74,535 पे, और साथ ही 194 की बढ़त कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसमें मिलती हुई नजर आई है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो भारत में एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें इसका देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका में जो बार बार टैरिफ लगाया जा रहा है उसका असर कहीं ना कहीं भारत पर पड़ेगा, पर ये पॉजिटिव वे में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ेंगे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल, सीधे तौर पर देखें तो इस वक्त
जो फैसला लिया गया है, यानी कि यूं कहीं कि एक बार फिर से 30 दिनों की मोहलत कनाडा और मैक्सिको को दे दी गई है टैरिफ को लेकर के 25% टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया गया था। लेकिन 2 बार ये मोहलत दी गई, पहले फरवरी में 1 महीने की मोहलत दी गई और अब एक बार फिर से 30 दिनों की मोहलत दोनों देशों को दे दी गई है। आखिर क्या इसके पीछे मुख्य वजह या मुख्य कारण नजर आते हैं? देखा, बिल्कुल अगर देखें एक तरह से ट्रंप सरकार जब आई थी जनवरी 20 को, तो अगर व्यापार जगत के ऊपर देखें या फिर व्यापार घाटे की बात करें, 131.4 बिलियन डॉलर का घाटा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 34% ट्रेड डेफिसिट जिसे कहा जाता है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है और चुनौतियों का सामना करना मेरे हिसाब से ट्रंप की सबसे बड़ी रोड ब्लॉक है अब, क्योंकि इन चुनौतियों को पार पाना काफी मुश्किल लगता है। और मैं कहूंगा आज एक बार फिर जो डील दी है वो डील की वजह यही है कि अगर आप देखें उनके स्टॉक एक्सचेंज पर जिस तरह से भारी गिरावट हुई है, दो आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आज के पहले आंकड़े पर डालते हैं S&P 500 जो उनका सबसे बेंचमार्क स्टॉक मार्केट है, उसमें लगभग 1.78 की गिरावट हुई है। और टेक नैस्डैक यानी जो टेक हेवी स्टॉक्स है उसमें लगभग 2.7% की गिरावट हुई है। और जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी 20 जनवरी से ट्रंप ने जब से कार्यभार संभाला है अमेरिका को चलाने का, तो ये दोनों ही इंडेक्स में लगभग 1 में 4%, एक में 7% की गिरावट हुई है। तो ऐसे में समझते हैं ट्रंप कि भले ही हम टैरिफ को लगाए, लेकिन इन टैरिफों को लगाने के बावजूद घर पर बहुत सारा लोग असंतुष्ट होंगे और कहीं ना कहीं बैलेंस को लाना जरूरी है। और यही बैलेंस को लाने की कोशिश ट्रंप यहाँ एक बार फिर ये स्पीड ब्रेकर लगाकर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं या फिर व्यापार घाटे को बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो टैरिफ वॉर का जो सीधा असर है वो अमेरिकी शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है, लेकिन साथ ही भारत का जो शेयर मार्केट है उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल, मैं कहूंगा कोई भी दुनिया का कोई देश जो अमेरिका से ट्रेड कर रहा है या अमेरिका से किसी तरह की मदद किसी फॉर्म में भी ले रहा है, मैं कहूंगा दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जो इससे बाधित या फिर जो इससे कहीं ना कहीं त्रस्त होगा। और मैं कहूंगा भारत भी इसको बहुत ज्यादा स्तर पर, अगर भारत के स्टॉक मार्केट को देखें, एक समय पर 26,000 पर था, आज करीब 22,500 के रेंज में भारतीय स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो भारत के जो अमेरिका से लिंक है, मतलब स्टील एल्यूमिनियम को लेकर, तो ये दबाव भारतीय शेयर मार्केट पर भी हमें देखने को मिलेगा। और दुनिया में ऐसा कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जो इस मार की चपेट या फिर इस ट्रेड वॉर की चपेट में ना आए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अगर कुल मिलाकर हम देखें तो टैरिफ को लेकर के कनाडा और मैक्सिको को इस वक्त 30 दिन की मोहलत जरूर मिल गई, लेकिन क्या 30 दिनों के बाद में एक बार फिर टैरिफ वॉर छिड़ता हुआ नजर आया है ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया था। हालांकि 2 बार तो जरूर मोहलत दे दी गई, लेकिन क्या तीसरी बार भी मोहलत मिलेगी या 25% टैरिफ लगेगा, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।